तत्व जो आते हैं उनके नाम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का क्रमांक तो बेसिकली याद होता है 8 है। सेलेनियम का अब बोरबरी के नियम से इसमें 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक, फिर इसमें जोड़ेंगे 18 तो इसमें हो जाएगा 34। फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। फिर इसमें जोड़ेंगे 32 तो हो जाएगा 84। ठीक, तो इस टाइप से इनके परमाणु क्रमांक हैं। अच्छा, ये ऑक्सीजन परिवार वाले तत्व जो है इनको कैल्कोजन तत्व भी कहते हैं। कैल्कोजन तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉपर के जो अयस्क हैं, कॉपर के जो अयस्क हैं मैक्सिमम इन्हीं तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, इसलिए कैल्कोजन तत्व भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले हम देखते क्या है, इसका 8 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आपबाउ के नियम का पालन करते हैं। तो अभी नाइट्रोजन परिवार में बताया था आपबाउ का नियम क्या था। आपबाउ के नियम में होता है 1s2, 2s2 और 2p4। ठीक, ये है। तो इनका जो अंतिम कोश है इसमें होता है 2s2 और 2p4। तो यहां से हमें पता चलता है जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व होते हैं इनका मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NH2 NP4 होता है, NP4। ठीक, ये होता है इनका। अब इसी तरह से सब में आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। तो लास्ट में क्या होता है 3s2, 3p4। तो इस तरह सब में यही होगा। तो आगे के तत्व तो अपने आप कर लेना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद अगली बात कर लेते हैं ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद परमाणु आकार। परमाणु आकार। ठीक, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है क्यों? क्योंकि बढ़ता इसलिए है क्योंकि परमाणु में कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक, इसके बाद दूसरा आता है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी। ठीक, आयनन एंथैल्पी क्या होता है? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ठीक, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो है आया, शहर से टेलीफोन। इसको याद करने की ट्रिक है आया, शहर से टेलीफोन। ठीक, आया, शहर से टेलीफोन। तो इसमें क्या होता है अगर देखी जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2, 2s2 और 2p4। अब यहां पे देखा है तो इसकी आखिरी कक्षन कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जबकि ये इसकी इसलिए आयन एंथैल्पी इसकी कम होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयन एंथैल्पी घटती है। अब हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसकी आयन एंथैल्पी अधिक होगी। तो यहां पे जो होगी नाइट्रोजन की आयन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इसमें आता है 1s2, 2s2 और 2p3 और इसमें आ रहा है 2p4। अच्छा, इसमें रीजन ये होता है कि p में अधिकतम 6 होते हैं। तो ये हो गया फुल, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा। ठीक, इसके बाद p में 3 आधा भरा हुआ, आधा भरा। अब देखते हैं p4। अब ये देखो पार्शियल मतलब अधूरा है, ना पूरा है ना आधा, बीच में। तो इसलिए इसकी आयन एंथैल्पी अधिक होती है इससे। ठीक, क्योंकि जो जितना स्थायी होता है फिर उसकी आयन एंथैल्पी उतनी ही अधिक होती है।
ठीक, अब ये तो बात हो गई आयन एंथैल्पी की। इसके बाद अगला देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, ठीक। तो विद्युत ऋणात्मकता किस पर निर्भर करती है? कोई तत्व कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में देखा जाए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय बल होता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। घटती क्यों है? क्योंकि नाभिक का जो परमाणु है, परमाणु का आकार बढ़ता है और नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, और नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्योंकि नाभिकीय बल इस पर लग नहीं पाता है। तो इसलिए जैसे मान लो ये है ऑक्सीजन का, इसमें कितने हो गए? पहली कक्षा में 2, दूसरे में 6, ये 4 2 6, ठीक। अब इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन का ये है। अब इसमें देखा जाए, अभी सल्फर का बनाते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। सल्फर में देखते हैं, इसके पास ये नाभिक हो गया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। अब तीसरी कक्षा में देखते हैं, तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम देखते क्या है कि इसमें नाभिक से दूरी कितनी है? ये ज्यादा पड़ोस में है और ये नाभिक से ज्यादा। तो इसमें देखा है विद्युत सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन खींचेगा? ये ऑक्सीजन खींचेगा, क्योंकि ये नाभिक के पास में है, ठीक। तो इस पे नाभिकीय बल ज्यादा होगा और इस पे नाभिकीय बल कम होगा, ठीक। इसलिए ये ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इसके बाद अगला है, अब पूरी पीरियोडिक टेबल में बात कर ले अगर विद्युत ऋणात्मकता में, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो कौन है? फ्लोरीन है, और इसके बाद आता है ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन है, और दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है किसी तत्व द्वारा या किसी तत्व उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। बंधुता इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सल्फर की ऑक्सीजन से अधिक है, क्योंकि सल्फर जो होता है आपस में जो जुड़कर S8 बनाता है, और ये जो होता है ऑक्सीजन O2 बनाता है, ठीक। तो इन दोनों में देखा जाए तो क्या है कि सल्फर जो है एकल बंध से जुड़ता है और इसका आकार भी बड़ा होता है और इसका आकार भी छोटा होता है। ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अधिक होता है, और सल्फर का इलेक्ट्रॉन आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है कम होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बनता है सल्फर की ज्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं इसके भौतिक गुणों की, ठीक। तो भौतिक गुणों में क्या है, ये जो भौतिक गुणों में है, तो ये तो गैस है, ऑक्सीजन गैस है। बाकी जो है ये नीचे वाले शेष तत्व ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। पहला भौतिक गुण ये हो गया। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर ये क्या है? अधातु है, ठीक। अब सेलेनियम और टेलुरियम, सेलेनियम और टेलुरियम ये जो तत्व है ये है उपधातु, ठीक। अब ये जो लास्ट में अवस्था है पोलोनियम, ये क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव है, ठीक। ये क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। अब देखते क्या है, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो होता क्या है, गलनांक और क्वथनांक इनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर गैस है नीचे के ठोस है, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इनके गलनांक जो होंगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है ऑक्सीकरण अवस्था।
ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है कि इस तत्व के जो तत्व, इस वर्ग के जो तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम और प्लूटोनियम, ये जो तत्व हैं, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ऑक्सीजन की तो होती है -2, ठीक। अब इन तत्वों की -2 होती है, बाकी इनकी देखी जाए नीचे तक के तत्वों में +6 तक होती है, मतलब -2 से +6 तक या +6 से -2 तक कह सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की कहीं पे अपवाद जो है, कहीं पे ऑक्सीजन की बदल जाती है, जिसे लिखा जाए कहीं OF2 लिखा हो, ठीक। अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे ऑक्सीजन की जो अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या होगी, यहां पे होगी +2, क्योंकि यहां पे फ्लोरीन जो है वो, तो इनके गुणों में क्या है, ऑक्सीजन के गुणों की बात कर लें तो ऑक्सीजन का है पहला गुण क्या है, इसका आकार छोटा होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, ये जो है गैस है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन से बाइंड करके गैस बना लेते हैं, ठीक, जिसे ऑक्सीजन गैस कहते हैं। इसलिए और एक पॉइंट है कि OF6 नहीं पाया जाता है, जबकि SF6 पाया जाता है, ठीक। क्यों? तो यहां पर रीजन यह है कि सल्फर के पास तीसरी कक्षा का जो d ऑर्बिटल है वो खाली होता है, इसलिए ये SF6 बनाता है, जबकि ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस है और सल्फर ठोस है, क्यों? तो यहां पे क्या बात है, क्योंकि ऑक्सीजन में p पाई बॉन्डिंग होती है, p पाई बॉन्डिंग होती है, और p पाई बॉन्डिंग होने के कारण ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है। और दूसरा पॉइंट ये क्या है, इसमें ऑक्सीजन गैस इसलिए है क्योंकि इसमें जो वंडरवाल बल होता है, वंडरवाल जो फोर्स है वो इसका कमजोर होता है, कमजोर वंडरवाल फोर्स होता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सल्फर की। सल्फर जो होता है S8 संरचना बनाता है, ठीक। सल्फर S8 संरचना है। अब इसकी जो संरचना होती है एक रिंग टाइप में होती है, कुछ इस टाइप से, एक इस टाइप से, कुछ मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक रिंग टाइप में सल्फर बनाती है संरचना। 4 5 6 7 8 इस टाइप में इसकी कुछ संरचना होती है। अब इस सल्फर की संरचना S8 इस टाइप में होती है। अब यहां पे जो होता है इसमें p पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, p पाई जो बॉन्डिंग होती है वो नहीं होती है। अब p पाई बॉन्डिंग भी नहीं है, मगर इसमें वंडरवाल फोर्स जो होता है, वंडरवाल फोर्स जो है, वंडरवाल बल जो है प्रबल बल होता है, इसलिए ये एसिड जो है ये ठोस है और ये गैस है, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन से क्रिया में। तो अगर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं जिसे हाइड्रोजन से क्रिया करेगा ये जल बनाएगा। सल्फर क्रिया करेगा तो ये बनाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर इसी तरह से ये बनाएगा और ये टेलुरियम बनाएगा, ठीक। इस तरह से ये चार तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें होता क्या है, इनके बीच अंतराणु आकर्षण बल लग जाता है।
अंतराणु आकर्षण बल लग जाने के कारण यह जल है और जल है, ठीक, जल है और जल क्या होता है, द्रव अवस्था, ठीक। तो क्या इसके बीच अंतराणु का आकर्षण बल लग जाता है, इसलिए यह द्रव। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये गैस है। अब ये गैस क्यों है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच अंतराणु आकर्षण बल नहीं लगता और वंडरवाल फोर्स भी कमजोर वंडरवाल फोर्स होता है, कमजोर वंडरवाल बल, ठीक, कमजोर वंडरवाल बल होता है, इसलिए यह गैस है, ठीक। इसी तरह बात कर लेते हैं हम इन दोनों की। अब बात कर लेते हैं क्वथनांक की। तो क्वथनांक क्या है, ये द्रव होने के कारण इसका क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। ये द्रव है इसलिए इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो इसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में अगर चले तो सबसे पहले आएगा क्या, H2S, फिर इसके बाद आएगा H2Se, फिर इसके बाद आएगा H2Te, फिर इसके बाद आएगा H2O। मतलब सबसे ज्यादा क्वथनांक जो होगा जल का क्वथनांक सबसे उच्च होगा, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके हम अपचायक गुण। अपचायक गुण, ठीक। अब अपचायक गुण में क्या होता है कि जो तत्व है उसके हाइड्रोजन त्यागने के गुण को, ये जो यौगिक बनाते हैं इन यौगिकों के हाइड्रोजन त्यागने के गुण को अपचायक गुण कहते हैं। कौन सा तत्व कितनी जल्दी हाइड्रोजन त्यागेगा, तो इसमें बात की जाए तो सबसे पहले हाइड्रोजन कौन सा तत्व त्यागेगा, तो जो होगा सबसे पहले लिखते हैं H2O, फिर है H2S, फिर आएगा H2Se, फिर आएगा H2T, ठीक। तो इसमें क्या है कि अपचायक गुण किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा अपचायक गुण होगा H2Te का और सबसे कम होगा जल का। तो जल हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बहुत देर से त्यागे, तो अपचायक गुण सबसे ज्यादा किसका होगा, H2Te, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अम्लीय गुण की। अम्लीय गुण, ठीक। अब अम्लीय गुण में बात कर लेते हैं। तो अम्लीय गुण का मतलब है कौन सा यौगिक कितनी जल्दी हाइड्रोजन त्यागता है, ठीक। क्योंकि अम्ल की पहचान क्या होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन त्यागने को अम्लीय गुण कहते हैं, ठीक। अब यहां पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन कौन त्यागा है, हाइड्रोजन टेलुरियम। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय गुण किसका होगा, इसका होगा। तो अम्लीय गुण का भी क्रम यही, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो थे ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के कुछ मुख्य गुण था, ठीक। इसके बाद अगला आता है, अगला जो आता है ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। ऑक्सीजन जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले प्राणवायु कहा गया, फिर बाद में इसका नाम ऑक्सीजन पड़ा, क्योंकि सभी सजीवों के जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन सबसे ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि श्वसन क्रिया हमारी ऑक्सीजन ही से ही होती है। तो बात करते हैं ऑक्सीजन बनाने की विधि। तो सबसे पहले आती है बनाने की विधि, ठीक। अब बनाते कैसे हैं, तो बनाने के लिए करते क्या है, लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं और उस पोटेशियम क्लोरेट को क्रिया कराते हैं, ठीक। पोटेशियम क्लोरेट की जब क्रिया कराते हैं तो होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस। इसको 2 से पूरा कर देंगे तो इधर भी 2 3 6 मतलब 3 ऑक्सीजन। तो इस तरह से पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके गुणों की, ठीक। अब ऑक्सीजन के गुण क्या है, तो पहला गुण क्या है, जो भौतिक गुण है, तो ये क्या ऑक्सीजन कैसी होती है, रंगहीन है।
दूसरा है गंधहीन है, अगला है स्वादहीन है और गैस है। तो ऑक्सीजन क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैस है। ठीक, ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैस है। दूसरा है यह धातु और अधातु से क्रिया करके उनकी यौगिक बनाती है। ठीक, ये धातु और अधातु से क्रिया करके उनकी यौगिक बनाती है और उन यौगिकों को कहते हैं ऑक्साइड। तो मतलब धातु और धातुओं से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। तो देख लेते हैं कि कैसे धातु से क्रिया करती है। माना हमने ले लिया क्या? कैल्शियम, कैल्शियम धातु। अब कैल्शियम की क्रिया हम जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब यहां हम 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से गुणा। तो देखा गया कैल्शियम की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराए तो क्या बन गया? ऑक्साइड। अब हम देख लेते हैं कार्बन को। अगर कार्बन की क्रिया हम ऑक्सीजन, कार्बन क्या है? अधातु है, ये होगी धातु। ठीक, ये है अधातु। अब हम अधातु अगर कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर हम यौगिक से क्रिया कराते हैं, किसी यौगिक से, मान लो हम ले लेते हैं CH4। अब CH4 में हमने क्या कराया? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ गर्म किया इसको। जब हमने गर्म किया तो बनी क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। साथ में बना क्या? जल। ठीक, साथ में बना क्या? जल। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अब हम बैलेंस देख लेते हैं, CO2 और इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है। अब इसको देखते हैं ऑक्सीजन कितने? 2 और 2 4, इसको 2 से गुणा। ठीक, तो ये हो गई क्या? यौगिक से क्रिया। तो कहने का अर्थ यह है कि ऑक्सीजन जो है धातु और यौगिक से क्रिया करके उनके ऑक्साइड देती है। ये ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। तो ऑक्सीजन का मुख्यतः उपयोग कहां होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जो जितने सजीव हैं इसको श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितने भी ह्यूमन बॉडी है, ठीक, या दहन करना है तो इस दहन में सहायता करती है। ठीक, तो पहला उपयोग है दहन में सहायक है, दूसरा है श्वसन क्रिया में, इसके बाद प्रयोगशाला में प्रयुक्त होती है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बाद ऑक्साइडों की बात कर लेते हैं। ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक, अब बात कर लेते हैं ऑक्साइड क्या होता है। जब कोई तत्व, ठीक, जब कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके, अब ऑक्साइड क्या होते हैं? जब कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके कोई यौगिक बनाता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्साइड। ठीक, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्साइड जो होते हैं वो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है सामान्य ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड। ठीक, और दूसरा होता है मिश्रित ऑक्साइड, मिश्रित ऑक्साइड। ठीक, हम बात कर लेते हैं सामान्य ऑक्साइड की। सामान्य ऑक्साइड भी 4 प्रकार से होते हैं। ठीक, कौन कौन? सामान्य ऑक्साइड भी 4 प्रकार से होते हैं। पहले ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक, अब इस अम्लीय ऑक्साइड में देखते हैं, अम्लीय ऑक्साइड में से आता है CO2, ठीक, SO2। ठीक, ये अम्लीय ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। तो इसमें देख लेते हैं कैसे अम्लीय ऑक्साइड है। तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम जल के साथ घोलते हैं, जल के साथ, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ घोलते हैं तो बनता क्या है? H2CO3, मतलब कार्बोनिक अम्ल प्राप्त। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये कार्बोनिक अम्ल दे रहा है जल के साथ घुलने पर, मतलब क्या है? ये अम्लीय ऑक्साइड है। दूसरा आता है क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक ठीक, तो क्षारीय ऑक्साइड, अब क्षारीय ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? तो क्षारीय ऑक्साइड वे ऑक्साइड है जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। अब देख लेते हैं ये क्या करते हैं। तो हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड लिया,
अब कैल्शियम ऑक्साइड की हम जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो बनाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो कि एक क्षार है। तो ये क्या हो गया, क्षारीय ऑक्साइड। अब इसके बाद तीसरा आता है उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। अब उदासीन ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उदासीन ऑक्साइड में आता है CO और NO। तो उदासीन ऑक्साइड में क्या आता है, CO और NO। ठीक, CO और NO है, ये जल से क्रिया नहीं करते, ये जल से क्रिया नहीं करते। ठीक, जो उदासीन ऑक्साइड होते हैं वे जल से क्रिया नहीं करते हैं। इसके बाद आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या आते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे होता क्या है, ZNO, ठीक, Al2O3। तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिना, ये दो है उभयधर्मी ऑक्साइड। ये तुम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो फिलहाल। अब हम बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये होता है वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। अब हम उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा ऊपर जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड में हम लेते हैं सबसे पहले एल्यूमिना की क्रिया करके देखते हैं। एल्यूमिना की क्रिया हम सबसे पहले किससे कराएंगे, अम्ल से। हमने कहा अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कराएंगे। तो अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, इधर से निकलेगा, ये बनेगा साथ में जल। ठीक, हम बैलेंस देख लेते हैं। इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये हो गई अम्ल से क्रिया। अब दूसरी कराते हैं क्षार से क्रिया। अब हम एल्यूमिना की क्रिया क्षार से कराएंगे। ठीक, NaOH, ये है क्षार। एल्यूमिना की क्रिया हम क्षार से करा रहे हैं। तो एल्यूमिना की क्षार से जब कराएंगे तो बनेगा क्या, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। और साथ में बनेगा क्या, जल। ठीक, बैलेंस देख लेते हैं। 3, 1, 4। ये सोडियम एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनियम 2 है, 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना होगा, 2, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो इधर आएगा क्या, इसका आएगा Al2O3 और ये H2O ऐसे रहेगा। 2, 2, 4, 1, 5। तो इधर होगा 3, 2, 5। तो ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट और जल। ठीक, ये हो गई क्षार से क्रिया। तो इससे क्या पता चला, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब हम अगला बात कर लेते हैं, रह गया है मिश्रित ऑक्साइड। मिश्रित ऑक्साइड, ठीक, मिश्रित ऑक्साइड मतलब जो मिक्स ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम मिश्रित ऑक्साइड कहते हैं। तो मिश्रित ऑक्साइड में एग्जांपल ले लेते हैं Fe3O4, ये है मिश्रित ऑक्साइड। दूसरा है Pb3O4, तो ये दोनों मिश्रित ऑक्साइड है। ठीक, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं, अगला है ओजोन। ठीक, इसका सूत्र है O3। ये अब आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। यहीं तक हमारा सिलेबस, मतलब जो ये है ऑक्सीजन परिवार में अगला लेक्चर।